तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मतलब आज हम केमिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी सी फिजिक्स की बातें करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हमारी बात सबसे पहले स्टार्ट होगी एक टॉपिक से जिसका नाम है कंडक्टर। ये बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये है हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंडक्टर। और इसका काम क्या होता है, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है थ्रू इटसेल्फ, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर क्या है, एनी सब्सटेंस दैट अलाउज फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। जो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर की तरह काम करते हैं, मेटल्स हो गए। इसके अलावा अगर हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, एसिड का हो, बेस का हो और सॉल्ट का हो, तो ये सब क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह काम करते हैं। या इम्प्योर वाटर है जिसमें वाटर के अंदर सॉल्ट, नमक वगैरह मिला हुआ है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। हम कंडक्टर को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर होते हैं। जो पहले कंडक्टर हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। और जो दूसरे होते हैं वो चेयर वहां रखे, हाँ। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और दूसरा जो कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है, मेटेलिक कंडक्टर। सुना ध्यान से, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो आयंस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, आयंस की वजह से होगा। जबकि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो मतलब अगर आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, तो यह फ्लो ऑफ करंट क्यों होगा, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू आयंस। जबकि अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां आयंस की जगह इलेक्ट्रोलाइट भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का मतलब कि भैया कंडक्टर इलेक्ट्रोलिटिक तब कहलाएगा जब आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा हो। और ऐसे कंडक्टर का एग्जांपल आप ले सकते हो बहुत सारे, जैसे मान लिया बस सॉल्यूशन है किसका, ऑफ H2SO4 ले लिया, ये एक एग्जांपल हो गया। अगर आप मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल लेना चाहो तो कोई भी मेटल, जैसे आप बात करो कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का होता है, ठीक है ना, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटेलिक कंडक्टर में आते हैं। कहाँ आते हैं सब, मेटेलिक कंडक्टर में। हमारी बात जो होगी वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पर बेस्ड होगी, आज की क्लास की बातें, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिकली इतना लगभग आइडिया होता भी है, ऐसे कुछ हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां नहीं की हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं कि कंडक्टर क्या होता है, ये लगभग सबको पता होता है, बहुत बार छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। यहां पर बस इतने फर्क आया है कि करंट का फ्लो हो रहा है एक आयंस की वजह से और एक में किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
अब हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं और मेटालिक कंडक्टर होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो जो है उसको हम देख लेते हैं और फिर चलते हैं, फोकस करेंगे पूरा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। चलो देखो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक लगभग सबके पास नोट्स होंगे, जिसके पास नहीं होगा उसको प्रिंट आउट मिल जाएगा। आई थिंक 2 4 5 लोग ही होंगे जिसके पास नहीं होगा, हाँ बाकी जिन्होंने पहले क्लास ले रखी है वो सबके पास होंगे। सही बात है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या क्या है, इसको देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर आप मेटालिक कंडक्टर की बात करते हो तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो होगा, ठीक, समझ लो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप बहुत डिटेल में जो चीजें पढ़ने वाले हो आगे देखोगे। मैंने बताया सिर्फ फॉर्मूला नोट करना, क्यों, क्योंकि अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और एसआई यूनिट वगैरह पता होना चाहिए, तो वो सब बेसिक आइडिया आपको ले लेना है, ठीक है ना। अगला कैरियर क्या होता है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस होते हैं, क्या होंगे, आयंस। अगर हम बात करें तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। भाई मैंने कॉपर का वायर लगा रखा है और उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, नहीं होती है कोई रिएक्शन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। वेयर अगर हम बात करें तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी और उसमें केमिकल चेंज होगा। अगर आपने एनोड और कैथोड ले रखी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ केमिकल चेंजेस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नो मैटर ट्रांसफर, मतलब यहाँ मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कॉपर की वायर थी, एक जगह पर कॉपर जितना होगा, लेट्स से वायर ये यूनिफॉर्म होती है भाई, हर जगह लगभग एक जैसा दिखता है। ऐसा कभी हुआ है कि कॉपर एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला गया और एक जगह थिक हो गया, एक जगह पतला हो गया, एक जगह मोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, हर जगह यूनिफॉर्म ही है। मतलब कॉपर में से या वायर में से कुछ भी फ्लो करके कहीं नहीं जा रहा है, जो जहां है वो वही है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज लगाया था वायर, 1 महीने के बाद वायर पतला हो गया है तो फिर से बदलना पड़ेगा। आपको बताइए, एक बार अगर बढ़िया क्वालिटी का वायर लगा दो तो सालों साल चलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई मैटर का ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैटर ट्रांसफर होता है। जैसे घर सेल खरीद के लेके आए और सेल खरीद के लेके आए, लगा दिया रिमोट के अंदर, यूज कर रहे हैं, कुछ समय के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब उसके अंदर मौजूद जो आयंस थे वो सब खत्म हो गए, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो मैटर यहाँ ट्रांसफर होता है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स। अब सुना ध्यान से, एक्चुअली कर्नेल्स क्या होते हैं, जब भी किसी एटम के अंदर, जैसे मान लिया एटम है, इसमें ये बाहर वाली क्या है, वैलेंस सेल है, और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर मैंने बनाया वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं तो अंदर जो पूरा बच जाएगा, यानी न्यूक्लियस और इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कर्नल बोलते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम में से निकाल दो, बचा हुआ पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, कर्नल। तो उसके वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टेंस आता है यहाँ, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस क्यों आता है, ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन। आप बताओ रेजिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो में रुकावट ही तो होती है। यहां अगर फ्लो जो है आयंस की वजह से हो रहा है, आयंस जितना आसानी से फ्लो करेंगे उतना बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और आयंस को फ्लो करने में जितनी समस्या होगी उतना स्लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब आयंस हैं, अगर 2 आयंस है, लेट से सोडियम और क्लोरीन है, NaCl है, तो Na+ और Cl- के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या जितना इंटरेक्शन होगा उनका स्ट्रॉन्ग, उतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा कौन, आयंस। और अगर आयंस आसानी से मूव नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो मतलब आयंस में अट्रैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस आता है। और दूसरा कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। आपको पता है आयंस कहां आते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में तो होंगे। अब वो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, आयंस बेचारा मूव ही नहीं कर पाएगा, पता रहा है दलदल की जगह है, जहां पहुंच रहा है वहां फंस जा रहा है। तो जितना ज्यादा गाढ़ा या विस्कस होगा उतना ज्यादा आयंस को फ्लो करने में दिक्कत होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां देखते हैं द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे, एनर्जी मिलेगी, आयंस और दूर दूर हो जाएंगे। अब आयंस का पास रहना ही तो रेजिस्टेंस है, और आयंस दूर दूर हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कह रहा फैराडेज लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, ये सब लोग भैया फैराडेज के लॉ को फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे वो सब आगे देखेंगे। यहां तक की बात हुई
आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर में क्या अंतर होता है। एक बेसिक आइडिया के बाद अब हम आगे चलते हैं कि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो उसमें सबसे पहला जो हमें चीज पढ़ना है वो है रेजिस्टेंस। क्या है वो? रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता है, और ये आपने पहले भी पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, ओम्स लॉ। ठीक, इस लॉ के थ्योरी वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, जहां पर R एक्चुअली में क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो R क्या आएगा? V अपॉन में I। सही बात है। R क्या आएगा? V अपॉन में I। तो भाई साहब हमारी कहानी जो शुरू होगी वो सबसे पहले होगी रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो में जो भी हिंड्रेंस आती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? रेजिस्टेंस। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है? रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग, एंड करंट फ्लोइंग, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है उसका और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। और सुनना, यहाँ जो काम की चीज है वो क्या है कि फॉर्मूला आपको पता है V इक्वल टू IR, ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। इसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, ये भी पता है सबको एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की। अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की तो इसके एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? रेजिस्टेंस की। अब हम रेजिस्टेंस के बाद अगले टर्म की बात कर रहे हैं और वो है कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल सबको पता था, कंडक्टेंस का क्या होता है भैया? G होता है। कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? G। रेजिस्टेंस क्या था? करंट के फ्लो में रुकावट, और कंडक्टेंस क्या है? करंट के फ्लो में आसानी, यानी ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसे क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो क्या? रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसे भी हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू 1 अपॉन में R। आप बताओ यूनिट क्या होगी? तो भैया यूनिट ओम होती है रेजिस्टेंस की, तो यहां क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या फिर बोलते हैं महो। उल्टा लिख दिया है हमने ओम को, ठीक है ना? या फिर बोलते हैं क्या? साइमन, साइमन गो बैक। ठीक, कैपिटल एस, ठीक है ना? तो आप ओम इनवर्स बोलो, आप महो बोलो, आप साइमन बोलो, ये सब किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की यूनिट है। साइमन गोइंग बैक। क्लियर बात? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? कंडक्टेंस के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको प्यार से रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। सुना ध्यान से,
सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको कुछ बातें पता है कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सही बात है। लेंथ क्या है, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते थे तो लेंथ होती थी वायर की लेंथ, बट यहां हम वायर वायर तो लगाएंगे नहीं, तो ये लेंथ किसके बीच की लेंथ है, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड जो आप लगा रहे हो उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, लेट्स से ये रॉड आप इस्तेमाल कर रहे हो एनोड एंड कैथोड की तरह, तो इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ इस्तेमाल होगा। क्लियर है बात। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमें पता चलता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A होता है, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो R इज इक्वल टू क्या आता है, रो L अपॉन में E, जहां रो क्या है, रजिस्टिविटी है, रो क्या है, रजिस्टिविटी। तो अगर हम यहां से रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन में एल। तो पहली बात तो एक याद रखना है फॉर्मूला किसका, रजिस्टिविटी का, आर ए अपॉन में एल। अब अगर मुझे पता करना है कि सर रजिस्टिविटी क्या होती है तो सुनना ध्यान से। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लूं कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना मान लूं 1 सेंटीमीटर, तो रो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। सही बात है। रो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर। इसका मतलब रो है क्या, एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कब, जब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है बात यहां तक। चलो आगे, आप सुनना ध्यान से, डेफिनेशन लिख रहा हूं। रेजिस्टेंस offered by unit area of cross section of electrode which kept 1 सेंटीमीटर अपार्ट। जो कितना दूर रखे गए हैं भैया, 1 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। या फिर इसी को सुना ध्यान से, रजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो तो उससे जो रेजिस्टेंस आता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो आप सुना ध्यान से, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझा। अब रेजिस्टिविटी में यूनिट्स की बात करते हैं। तो अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो तो क्या आया था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल आया था। आर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आर की यूनिट क्या होती है, ओम। सही बात है। एरिया क्या होता है, वैसे एसआई यूनिट तो मीटर स्क्वायर होती है, बट हम केमिस्ट्री में सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछे एसआई यूनिट तो आप मीटर ही लिखोगे, बट हम इन जनरल जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यह यूनिट क्या बचेगा, ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर। क्या, अच्छा सॉरी, ओम सेंटीमीटर ना, पर क्यों कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, हाँ हाँ इलेक्ट्रोड का ही था। ओम सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। ये नॉर्मल यूनिट है। अगर कहीं पर भी एसआई पूछ लेगा तो जहां जहां सेंटीमीटर यूज मैं कर रहा हूं हर जगह मीटर लगा देना है, एसआई यूनिट अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मल याद रखनी है। एसआई के बारे में पूछेगा तो इतना तो बेसिक आपको पता है कि सेंटीमीटर एसआई नहीं होता है, तो बस क्या करना है, सेंटीमीटर की जगह मीटर लगाना है, और कुछ नहीं, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये बात हो गई किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। अब आते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या इसे बोलते हैं
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और अगर हम बात करें तो इसकी भाई साहब एक यूनिट है, मतलब एक सिंबल है, और उस सिंबल का नाम क्या है, कापा। ठीक है ना, कापा। तो के रहेगा और के में छोटे छोटे दो डंडे खींच देने हैं, कापा बन जाएगा वो। ठीक, तो ये जो कापा भाई साहब हैं ये होते हैं 1 में रो के बराबर। ठीक, पहली तो बात ये कि हाँ सर एक फॉर्मूला आप यूज जो करोगे वो क्या है, कापा इज इक्वल टू 1 में रो। अब आपको पता है रो का फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू था आर ए अपॉन में एल। सही बात है, तो अगर मैं रखूंगा तो एल ऊपर चला जाएगा और बाकी सब नीचे रह जाएंगे, यानी मेरे पास कापा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 में आर ए। अच्छा ऐसे लिख दूं 1 में आर इंटू में एल अपॉन में, अगर आपको बुरा ना लगे तो ऐसे लिख सकता हूं ना, है तो वही, क्योंकि आर नीचे आएगा और एल ऊपर चला जाएगा तो एल अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक, तो 1 में आर और एल अपॉन में ए। अब सुनो, अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो कि सर 1 में आर क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो मतलब यहां कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और सुनना, ये जो एल बाई ए है इसको मैं लिख रहा हूं जी स्टार, बता रहा हूं क्या होता है जी स्टार। पहले तो ये फॉर्मूला, यहां पर जो जी स्टार है इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट जी स्टार होता है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एल अपॉन में। सर क्यों बोल रहे हैं इसको सेल कांस्टेंट, ऐसा क्या है इसमें, सुनो ध्यान से। जब भी आप कोई सेल बनाओगे तो सेल के अंदर जो आप रॉड इस्तेमाल कर रहे हो वो रॉड ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार चेंज करते रहोगे, एक बार लग गया है सेल के अंदर तो हो गया काम। इसका मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सेल बनने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, और जो आपने डिस्टेंस रखी है दोनों रॉड यानी एनोड और कैथोड के बीच में वो भी आप चेंज नहीं कर सकते सेल बनने के बाद। तो इसलिए एक सेल के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है बात, तो सेल कांस्टेंट हो गया और कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई। तो हमारे पास जो फॉर्मूले आ गए हैं वो क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, या वी इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। दूसरा अगर हम बात करें तो कंडक्टेंस का 1 में जी फॉर्मूला पढ़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है रजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। और अगर हम बात करें कंडक्टिविटी का तो जी के इज इक्वल टू जी इंटू में जी स्टार, या फिर आप बोल सकते हो 1 में रो। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की। चलो तो टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। हाँ, अगर आप मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करो तो चाहे कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टिविटी, दोनों क्या है, सेम है। अब देखो, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल बना के नीचे एम लिख देते हैं या लेमडा बना के नीचे एम लिख देते हैं। ये दोनों क्या है, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का सिंबल है। क्लियर है बात। अब रही बात कि सर ये होता क्या है मोलर कंडक्टेंस, तो सुनना, कंडक्टेंस ऑफर्ड by all the ions present in solution of
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम। सुना क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होती क्या है कि कितनी कंडक्टेंस मिल रही है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से इन अ गिवन वॉल्यूम। कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट से? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से इन अ गिवन वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कप्पा इंटू में वी, कप्पा इंटू में वी। अब मेरी बात सुना ध्यान से, आपको पता है मोलरिटी, सर मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में रखते हो आप? लीटर में। तो अगर मैं ml में रखना चाहूं तो ऊपर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सही बात है ना? तो ये वॉल्यूम किस में हो जाएगा? ml में। अब आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कितने मोल ले रखे हैं? 1 मोल। तो इस n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी क्या? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कितना मोल है? 1 ही मोल तो है। तो मेरे पास मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 अपॉन में v। तो अगर मैं v निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन में m आ जाएगा। तो मैंने यहां रख दिया, तो कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? m। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। क्लियर हुई बात? अब सुनो इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट नहीं बस यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। सुनो आपको पता है कपा की यूनिट क्या होती है? कपा भाई साहब की यूनिट क्या होती है? कपा भाई साहब की यूनिट में पीछे पड़ के आ रहा हो, कपा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिव जो है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी की यूनिट अभी हमने निकाली थी, क्या आया था? ओम। कहां गया? अच्छा निकाली नहीं थी क्या? निकाली तो ओम सेंटीमीटर। नहीं 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 निकाली हमने इसके, सॉरी इसकी यूनिट नहीं निकाली थी। हाँ तो इसकी यूनिट अगर हम निकालेंगे, इधर देखो तो कितना आएगा? इधर देखो जी, जी क्या था? ओम इनवर्स था। तो भैया जी का होता है ओम इनवर्स, सही बात है। और जी स्टार है एल अपॉन में ए। अगर ऊपर आएगा सेंटीमीटर तो नीचे आएगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? सेंटीमीटर नीचे बचेगा, और उसको ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सुनना और आगे, ओम को अगर हम बात करें, ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सही बात है ना? आप चाहो और लिखना चाहो तो क्या बोल सकते हो? महो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे। अब इधर देखो, जब यहां यूनिट निकालने जाएंगे तो सर हमारे पास इसकी यूनिट तो क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड, सर 1000 तो नंबर है, क्या बचा? मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। लेकिन सुनना, आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है भैया 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1 लीटर। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो सेंटीमीटर क्यूब, सही बात है, लीटर नहीं है मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ml होता है। कहां चला गया? 1 ml। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस नहीं सही तो लिखा था यार, नहीं नहीं आई थिंक यही होता है। 1 लीटर ही होता है। 1 लीटर ही होता हाँ नहीं ठीक है, ml ही होता है।
1 ml में होता है। अब सुना ध्यान से, क्योंकि यहां हमने 1000 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ml में होगा। ये किस में होगा, ये ml में होगा। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो साइमन इनवर्स था और इसको ऐसे रहने दे रहे हैं मोल, क्या रहने दे रहे हैं, मोल। अब ये क्या है, ml है। ml की जगह पे अगर मैं रखूंगा कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा क्या, हाँ भाई। अच्छा बताओ, ये नीचे डिवाइड में सबसे ऊपर चला जाएगा, अरे नीचे वाला कहां जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर। इस पे क्यूब है, इस पे तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, मोल, तो क्या हो जाएगा, पर मोल। आपको ज्यादा लफड़ा नहीं पालना है, आपको ये यूनिट फाइनली याद रखनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या होती है यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। किसकी होती है, मोलर कंडक्टिविटी की। अब मोलर कंडक्टिविटी के बाद आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट। फॉर्मूला लिख लिया। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ क्या क्या है, 2 चीजें, एक तो ये वाला फॉर्मूला जहां स्टार लगा हुआ है, और दूसरा ये फाइनली यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके बाद करो जल्दी, लिखो जल्दी। हाँ नहीं एस लिखेंगे यार, साइमन का सिंबल ऐसी है, साइमन का सिंबल क्या है, कैपिटल एस है, इसलिए ठीक है ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है भैया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस। अब सुनो ध्यान से, जब भी इक्विवेलेंट शब्द आ जाएगा तो यहां पर नॉर्मेलिटी का चक्कर आता है। किसका चक्कर आता है, नॉर्मेलिटी का। और एक छोटी सी बात आपको याद रखना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। अब सुनो ध्यान से, एक छोटी सी बात और क्लियर करता हूं। एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के समय कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है वो एन फैक्टर है, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर आपको एसिड दे रखा है तो उसमें कितने H प्लस आयन लूज हो सकते हैं। जैसे मेरे पास H2SO4 है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो 2 H प्लस आयन बनाएगा। कितने H प्लस आयन बनाएगा, 2 H प्लस आयन। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। मतलब एसिड के अंदर कितने H प्लस आयन डिसोसिएट हो सकते हैं, वो होती है क्या, उसकी एन फैक्टर। अगर बेस है तो बेस में कितने OH माइनस आयन हो सकते हैं, वो क्या होगा, उसका एन फैक्टर। जैसे अगर मैंने ले लिया NaOH, तो कितना है OH, 1 OH है। मैंने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, कितने OH है यहाँ, 2 OH है। तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, और वहां एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सुनो, इसके बाद अगर सॉल्ट आ जाए, भैया एसिड बेस एंड सॉल्ट ये 3 केस होंगे। अगर सॉल्ट आ जाए, लेट्स से NaCl है, तो इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है। तो आप चाहे माइनस का चार्ज देखो चाहे प्लस का, एक ही चीज देखना है। अब जैसे मान लिया मेरे पास क्या है, MgCl2 है, तो इस पे 2 प्लस का हो जाएगा और इस पे 1 माइनस का, सही बात है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर वाले में प्लस या माइनस देखूं तो आंसर तो 1 ही आएगा। एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का, दोनों में से केवल एक ही देखना है। अब अगर मैं यहाँ प्लस चार्ज देखूंगा तो एक Mg पे कितने प्लस चार्ज है, 2, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 2। लेकिन Cl देखने गया तो एक Cl पे 1 माइनस, लेकिन है कितने Cl, 2, तो कितने हो जाएंगे, 2 माइनस, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 2। मतलब माइनस प्लस साइन नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा वैल्यू लिखते हैं। आप चाहे प्लस चार्ज देखो या माइनस चार्ज देखो, जितना होगा टोटल प्लस चार्ज या जितना होगा टोटल माइनस चार्ज, वही क्या होगा, एन फैक्टर होगा। क्लियर है, तो इतनी बात समझ गए। तो अब आगे देखो, कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं तो जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो सिंबल यही है, या फिर कैसे लिखेंगे, वही लेमडा PQ, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। क्या होता है, नॉर्मेलिटी। अब आप बताओ, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदलना तो हमें आता है, एन फैक्टर से क्या करते हैं, या ऐसा बोलो कि नॉर्मेलिटी को मोलरिटी इनटू में एन फैक्टर लिख सकते हैं। तो मतलब अगर मैं यहां से लिखूंगा तो हो जाएगा सर कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में, इसको लिख दूंगा मोलरिटी इनटू में क्या, एन फैक्टर। और हमें पता है कि सर ये इतनी वैल्यू तो क्या होती है,
मोलर कंडक्टिविटी, तो सर ये इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मोलर और इनटू में क्या, एन फैक्टर। अच्छा नहीं नहीं, डिवाइड ही करते हैं, इनवर्स को लगाएंगे। हाँ क्लियर है बात नहीं? तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। मतलब आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने आनी चाहिए, इक्विवेलेंट निकालना होगा तो एन फैक्टर से चुपचाप डिवाइड कर देना है और टेंशन कोई पाल लेनी नहीं है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करोगे, यूनिट सेम ही आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, मोल इनवर्स नहीं, क्योंकि मोल की जगह नॉर्मलिटी में क्या आता है, इक्विवेलेंट आता है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी जो मोल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसलिए इनवर्स में क्या आया, इक्विवेलेंट। तो ये हो गई हमारे पास बात कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह की। अब हम बात करते हैं कि भैया अगर हम करेंगे डाइल्यूशन, क्या करेंगे, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन समझते हो ना आप लोग, यानी पानी डालना है तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। हमारा फोकस ज्यादातर मोलर कंडक्टिविटी पे ही रहेगा, बट हम इक्विवेलेंट वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ हाँ बता, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी प्लस, और हमने एक बड़ा सा क्या नाम था उसका, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है भैया हमारा, कप्पा। तो इन दोनों चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा हमें ये समझना है। अच्छा ये स्लैश का साइन ना लगा के एंड लगा दो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। ये दोनों में पढ़ना है, ठीक है। सुनो, अगर हम बात करें तो हमने कंडक्टिविटी के केस में देखा था। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, सबको पता है, एक वीक होते हैं और एक स्ट्रांग होते हैं। अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। पहले पहले बताओ, इलेक्ट्रोलाइट जो भैया पानी में जाने पर डिसोसिएट हो जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अगर आपसे कोई स्ट्रांग की बात करें और दूसरा क्या है, वीक, तो अगर स्ट्रांग की बात करें तो इसका अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, 100%। अल्फा क्या है, डीओडी, मतलब पानी में डालने पे ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, और इसका अल्फा 100% नहीं होगा, मतलब ये पानी में जाने पर 100% डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे मान लिया आपने पानी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, 1 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, मतलब वो स्ट्रांग है। और अगर आपने 1 मोल डाला, 1 मोल में से मान लिया 0.7 मोल डिसोसिएट हुआ, 0.3 मोल नहीं हुआ, तो मतलब वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट वो कभी नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, ये सब आते हैं कहाँ, स्ट्रॉन्ग के अंदर। जबकि जब वीक में जाओगे तो सर वीक एसिड और वीक बेस कहां आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब सुनो, ये जो इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इफेक्ट सबसे पहले हम समझेंगे कहां पर, कंडक्टिविटी के ऊपर। कैसे पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी के ऊपर। बढ़िया, पहले बताओगे कंडक्टिविटी क्या होती है, आप लोग बताओ जल्दी से। कंडक्टिविटी होती है कि भैया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपके पास था, 1 मोल का, सॉरी, यूनिट वॉल्यूम के अंदर आप बोल सकते हो कि, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने डेफिनेशन वही पढ़ी थी कि एरिया क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। बट उससे ज्यादा यहां काम आएगा आपका वॉल्यूम वाला, जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। 1 यूनिट वॉल्यूम की, 1 यूनिट वॉल्यूम की
जो कंडक्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो आप बात समझना ध्यान से, मेरे पास एक कंटेनर है यहां पर, इस कंटेनर के अंदर इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। और इस 1 लीटर के अंदर मेरे पास 2Na+ के आयंस हैं और 2Cl- के आयंस हैं। तो आप बताओ, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल आयंस कितने हैं? 4। अरे 2Na+ के 2Cl- के, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर। 1 लीटर में कितने आयंस हैं? 4। इसकी अपनी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। हमने क्या किया? डाइल्यूट कर दिया इसको। क्या कर दिया इसको? डाइल्यूट। डाइल्यूट करने का मतलब आपको पता है, पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो हमने इसमें जब पानी ऐड किया तो इसको 1 लीटर से हमने 2 लीटर कर दिया। कितना कर दिया? 2 लीटर। अब आप मुझे बताओ, पर लीटर कितने आयंस हैं? पर लीटर आयंस कितने होंगे? पर लीटर कितने हैं? 2 आयंस। यहां पर लीटर कितने आयंस थे? सही बात है। अब आप बताओ, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर आयंस की वजह से ही करंट फ्लो करता है, और अगर 1 लीटर में आयंस कम हो जाए तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा ना। सही बात है। और कंडक्टिविटी थी भी क्या? एक यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो भैया यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। और अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में हमें आंसर क्या मिला कि सर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, क्या करने पर? डाइल्यूशन करने पर। ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्यों भाई साहब? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। और सुनो ध्यान से, ये वाला जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं, एक आध नंबर जो क्वेश्चन आता है लेकिन रहता है क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछेगा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ क्यों रही है, इसकी घट क्यों रही है। तो टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको समझ में कंडक्टिविटी क्यों घट रही है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो है आयंस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। सही बात है। सही, बहुत सही बात है। अब चलते हैं आगे। हाँ, क्या किसकी बात कर रहा हूँ? चलो आगे। जी बढ़ेगा। आगे चलो क्या? अब यार देखो, बी, वो क्या है? मोलर। अब आप मुझे बताओ, मोलर कंडक्टेंस हमें दो चीजों के लिए पढ़ना है। एक अलग से पढ़ना है स्ट्रॉन्ग के लिए और अलग से पढ़ना है वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। सुनो ध्यान से इधर, हाँ शांति रखो एक मिनट। ये बताओ मुझे कि मोलर कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई साहब? आप लोगों को क्या लगता है, भाई को बताना चाहेगा? क्योंकि सुनो ध्यान से, आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो इसको। अगर हम बात करें तो आपने अभी पढ़ा था ये ट्रायंगल एम यानी मोलर कंडक्टेंस, कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में मोलरिटी। आपको पता है कि अगर मोलरिटी घटेगी तो ये बढ़ेगा। सही बात है।
अब अगर हम मोलरिटी के फॉर्मूले की बात करें तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, यही तो होता है। अब बताओ मैं डाइल्यूशन जब बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, भैया वाटर ऐड कर रहा हूं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर मोलरिटी कम होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, मोलर वाली बढ़ जाएगी। सही बात है, एक तो इससे पता चला। दूसरी बात और एक तरीका है समझने का, और वो क्या है कि आपको पता है कि ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। हमने बोला है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी हमने इलेक्ट्रोलाइट तो फिक्स कर दिया ना। अब मान लिया आपने एक सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपका वॉल्यूम 1 लीटर हो, एक सॉल्यूशन है जिसमें वॉल्यूम 2 लीटर है, मुझे कोई मतलब नहीं है पर यूनिट वॉल्यूम में क्या क्या हो रहा है, मुझे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमेशा चाहिए। यानी इलेक्ट्रोलाइट कितने चाहिए, 1 मोल चाहिए। अगर मान लिया यहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट थे 1 लीटर में, यहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है कितने लीटर में, 2 लीटर में, तो इलेक्ट्रोलाइट के नंबर में तो कोई कमी हुई नहीं हो, तो 1 मोल पहले भी थे 1 मोल बाद में है। तो सर बढ़ा कैसे बताओ, अगर कम नहीं हुआ है तो बढ़ा भी तो नहीं है इलेक्ट्रोलाइट, पहले भी 1 मोल था अभी भी 1 मोल है, तो हुआ क्या है ऐसा जो बढ़ गई कंडक्टेंस। आप सोचो पानी पहले 1 लीटर था, तो इसमें आयंस जो रहे होंगे वो आयंस पास पास में रहे होंगे, अगर आयंस पास में होंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और पानी डाल लेते हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ी, और दूरियां बढ़ेंगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम, और अट्रैक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए डाइल्यूशन पे यहां बढ़ रही है कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई साहब हमें यह पता चला कि हम चाहे किसी की बात करें, कंडक्टेंस जो होगी वो बढ़ेगी किसके साथ, डाइल्यूशन पे, सही बात है। अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ना, ये स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अलग अलग होता है। अगर हम कंपेयर करें सुना से स्ट्रॉन्ग और वीक की, तो इंक्रीज जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस बढ़ती तो है, वीक की भी बढ़ती है, लेकिन वीक की ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा क्यों बढ़ता है, सुना से यहां पर फैक्टर कौन से हैं। अगर हम बात करें सर इसका इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस बट लेस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट लेस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। कारण समझना क्यों हो रहा है ऐसा, सर यहां इंटर आयनिक यानी डाइल्यूशन करने पर क्या हो रहा है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो रहा है ना, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो रहा है, अभी समझाया था मैंने, पानी ऐड करेंगे तो आयन दूर दूर हो जाएंगे, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो रहा है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या हो रही है, मोलर वाली बढ़ रही है। जब आप वीक में जाओगे तो एक रीजन तो ये रहेगा ही कि भैया इसका भी तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, तो इसका भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां एक एडिशनल चीज और है, और वो एडिशनल चीज क्या है कि भैया अल्फा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट कर चुका था, आपने 1 मोल डाला था 1 मोल पूरा डिसोसिएट हो गया, 2 मोल ऐड किया 2 मोल पूरा डिसोसिएट हो गया, यहां मैंने अगर 1 मोल ऐड किया था तो 0.7 मोल ही तो डिसोसिएट हुआ, 0.3 मोल जो बचा हुआ था पानी ऐड करने पर वो और डिसोसिएट हो जाएगा। यानी डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है। तो पहले 0.7 मोल डिसोसिएट हुए थे, हम मान रहे हैं ऐसा, तो अब हो सकता है ऐड करने पर 0.8 या 0.9 मोल डिसोसिएट हो गए हैं, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़े हैं, और वहां नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ अट्रैक्शन कम हुआ है। तो मतलब यहां अल्फा भी इंक्रीज हुआ है, इस वजह से यहां 2 फैक्टर हैं इंक्रीज करने के, अल्फा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ेगी, भाई जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस, तो अल्फा जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो यहाँ 2 फैक्टर हैं, अट्रैक्शन कम हो रहा है आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए इंक्रीज वहां कम होता है और वीक का क्या होता है, इंक्रीज ज्यादा होता है। तो आपको बात समझ में आई कि सर हाँ इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के क्या फर्क पड़ता है जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन। अब जो है अगली क्लास में हमें क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में वर्कशीट दिया था, तो अगली क्लास में फिर से मिलेगा।
तो एक जो आपको इंपॉर्टेंट काम करना है वो क्या है, फॉर्मूला वगैरह जो अभी पढ़ा है यूनिट पढ़ के आनी है। उसके बाद जो है अगली क्लास में हम बात करें कॉलर्स लॉ और आगे की यानी ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक।